दोस्तों चलो देख लेते हैं फिर से सुपर सिल्वर में 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर वन आइडेंटिफाइड एज कुशीनारा, a capital of ancient Matsya kingdom. Second, located in western Uttar Pradesh. Which of the above facts is or are correct? आंसर देख लेते दोस्तों। आंसर इज अ डी, neither one neither two. So कुशीनारा वॉज नॉट अ किंगडम ऑफ मत्स्य। सो ये जो था ये मल्ला जो थे रिपब्लिक, मल्ला रिपब्लिक के किंगडम थे, और ये वेस्टर्न नहीं तो ये ईस्टर्न जो है यूपी यहाँ पे है। रिसेंटली इन न्यूज ऑन दी 20th अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। ये ईस्टर्न यूपी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट। थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का। यहाँ पे 12 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे ये इनॉग्रेशन में, है ना। डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सिर्फ 0.12% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है एंड इट इज अमंग द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी। फिर भी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, क्योंकि इसका टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस है। ये बुद्धा यहाँ पे अटेंड महापरिनिर्वाणा अल्टीमेट साल्वेशन इन 483 BC। ये मल्ला रिपब्लिक कैपिटल थे 6 to 4 सेंचुरी BC में। 16 महाजनपद से एक रिपब्लिक था। यहाँ पे बाद में बहुत सारे किंगडम थे, उसका पार्ट भी रहे मौर्य, शुंगास, कुशानास, गुप्तास, हर्षवर्धना और पालास। अब एक्सकैवेशन किया गया, फर्स्ट एक्सकैवेशन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम और कार्लेर इन्होंने, और एक मेन स्तूपा जो है ये देखिए मेन स्तूपा, और 6 मीटर स्टैच्यू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है ये यहाँ पे मिला। और ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है ये बुद्धिस्ट सर्किट का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन है anti-defection law not allowed to any member of parliament or member of legislative assembly to leave any party after electing on the tickets of concerned party. Our reason, any person elected as a speaker or deputy speaker shall not disqualified under the anti-defection law if he may voluntarily give up the membership of the political party to which he belongs immediately before such election. So what is the answer? Answer is a B. Both statements are correct, true, but R is not a correct explanation of A. दोनों सही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये आयाराम गयाराम को रोकता है, MP MLA को जो है अपना फेथफुलनेस स्विच करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ये पॉलिटिकली न्यूट्रल पोस्ट है और इसी वजह से यहाँ पे जो है अलाउ करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लागू नहीं होता। न्यूज में इसलिए आए दोस्तों कि 18 अक्टूबर जो है उसमें हरसोई MLA नितिन अग्रवाल जो है उनको डिप्टी स्पीकर यूपी के असेंबली का निर्वाचित कर दिया गया, इलेक्टेड हो गए। अब ये 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत के आए थे और 2018 में बीजेपी में शिफ्ट हो गए, यानी आयाराम गयाराम हो गया था। इसका मतलब एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालिफाइड होने चाहिए थे, तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है एप्लीकेशन कर दिया था SP ने, समाजवादी पार्टी ने 2019 में, और अभी भी केस पेंडिंग है ना। अब पेंडिंग रहने के बाद भी ये इनको इलेक्टेड कर दिया गया। पैरा 5 क्या कहता है, तो पैरा 5 भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ से थोड़ा फ्री करता है फॉर इट्स ओन सीट ऑफ न्यूट्रलिटी, है ना। स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर shall not be disqualified if by a reason of his election to that post voluntarily gives up the membership for the political party to which he belong immediately before such election, यानी अलाउ करता है, या फिर rejoin that political party और become a member of another political party, क्योंकि ये पोस्ट ही पॉलिटिकली न्यूट्रल मानी जाती है।
Then third question, Financial Action Task Force FATF continued Pakistan in its grey list. Grey list का मतलब क्या होता है? What it mean? 1. Country is an uncooperative tax haven for a terror funding. 2. Country with a signified strategic deficiencies to counter money laundering, terrorist financing and financing of proliferation. आंसर देख लेते दोस्तों. Answer is a B, only 2, not 1. So country is uncooperative tax haven for terror funding. ये आती है ब्लैक लिस्ट में, है ना. ये कौन से लिस्ट में आती है? ये आती है ब्लैक लिस्ट में. और सेकंड कंट्री जो आती है वो आती ग्रे लिस्ट में. पाकिस्तान जो है ये सेकंड इसमें आता है. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज अंडर वॉच, क्योंकि ये कभी भी ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि उसको कंटिन्यू रखा गया है. अभी एज इट नीड टू फर्दर डेमोन्स्ट्रेट, अभी ये पाकिस्तान पर जवाबदारी आ चुकी है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लाइक हाफिज सईद और मसूद अजहर. और इसी वजह से इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया. अब ग्रे लिस्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसी है, भाई काम बराबर नहीं हो रहा. लेकिन ऐसा भी है कि कंट्री रिस्पॉन्स दे रही है. ग्रे लिस्ट का मतलब यह भी होता है कंट्रीज रिस्पॉन्डिंग एंड वर्किंग टू रिमूव द फ्लैग डिफिशियंसीज, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुई है. देन फोर्थ क्वेश्चन, जीन एडिटिंग इज फर्स्ट incursion of functional gene to replace defective one. Second, creation of new genetic code. Third, a type of conventional breeding. 4, more precise than a natural mutation. So answer is a D, 1 and 4. Incursion of a functional gene. Functional gene जो है वो defective gene को replace कर लेता है. और ये मोर प्रिसाइज, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है रादर देन नेचुरल म्यूटेशन, यानी ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन है और बहुत ही प्रिसाइजली किया जाता है सो दैट द कंसर्न ऑर्गेनिज्म कैन गेट मोर फंक्शनल एक्टिविटीज. अब ये जो है न्यूज में इसलिए आया है कि यूनियन ने जो है, सेंटर ने जीएम फूड जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है, ये एक्सपोर्ट हो गया था यूरोप में और इसके एलिगेशंस के लिए इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया. लेकिन एक्चुअली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये तो ऑलरेडी इसमें वर्क कर रही थी फॉर डेवलपिंग रिसाइलेंट एंड हाई यील्ड राइस वेराइटीज यूजिंग द जीन एडिटिंग टेक्निक. इसके पहले गोल्डन राइस पर काफी वर्क किया गया, लेकिन गोल्डन राइस जो है 5 साल के एफर्ट्स के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रो इकोनॉमिक इश्यूज. कुछ इकोनॉमिकली वायबिलिटी दिख नहीं रही थी. अभी जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है और वर्क कर रही है, जैसे साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज 1 and 2. अब इसमें ज्यादा प्रिसिशन और इफिशियंसी है और जो नए जीन एडिटिंग टूल्स है, एकदम बहुत बेहतरीन जीन एडिटिंग टूल्स है लाइक CRISPR, जैसे क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिनोड्रोमिक रिपीट्स, ऐसे टूल्स अभी यूज कर रही है और रिसर्च कर रही है. फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमें एक बेहतरीन अच्छी नस्ल जो है फूड की वो अपने को मिलने वाली है. Then the next question, fifth question, which of the following is or are multi-barrel rocket launch system deployed by Indian Army? 1 Pinaka, 2nd Smash, 3rd Calipo, 4th BM-21 Grad. So answer is B, 1 and 2 only, Pinaka और Smash. न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली पिनाका और स्मैश जो है लॉन्ग रेंज मल्टी पैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स है और ब्रह्मोस मिसाइल है, ये तवांग सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे डिप्लॉयड कर दिया गया. ब्रह्मोस मिसाइल जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ PJ-10. ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज मैक्सिमम 290 किलोमीटर है. ये ट्रायो है, यानी सबमराइन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड सभी है, ऑलराउंडर है, ओमनी वर्सटाइल है. स्मैश जो है ये रशिया से हमने
लिया है। कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है, रेंज 90 किलोमीटर है, 4 लॉन्चर्स है, 48 रॉकेट्स 40 सेकंड में छोड़े जाते हैं और इसका न्यूट्रलाइजिंग एरिया की कैपेसिटी है 1200 मीटर बाय 1200। वही पिनाका जो है ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है और डीआरडीओ ने डेवलप की है। 38 किलोमीटर की रेंज है, नहीं इससे कम है, इसमें से कम है, लेकिन ये 6 लॉन्चर लगाती है और 72 रॉकेट्स 44 सेकंड में छोड़ते हैं। इसका न्यूट्रलाइजिंग एरिया इसमें से थोड़ा कम है, 1000 to 800 into 800 meter. Then sixth question, Xinjiang province of China have a population of Muslim, one Turkish people, second Iranian people, third Sino-Tibetan people. So answer is a D, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 Turkish people, Iranian people and Sino-Tibetan people सभी इसके जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जिंगजियांग प्रोविंस में है। दोस्तों देखो न्यूज में इसलिए आया है कि जिंगजियांग प्रोविंस जो है ये 43 कंट्रीज ने चाइना के अगेंस्ट में आवाज उठाई है। कहा है कि जिंगजियांग प्रोविंस में फुल रिस्पेक्ट और रूल ऑफ लॉ नहीं है और उइगर मुस्लिम कम्युनिटी जो है इनका काफी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, फोर्स स्टरलाइजेशन हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है ना। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई गई थी। अब ये मुस्लिम साथी देखे जाए तो देखो तुर्किश मुस्लिम है, साइनो तिब्बतन मुस्लिम है, ईरानियन मुस्लिम है, ये तीनों मुस्लिम्स है। हर एक मुस्लिम्स पॉपुलेशन में अपनी सेक्ट है, उइगर्स है, एथनिसिटी कजाक है, किर्गिज है, ततार्स है, उज्बेक्स है। साइनो तिब्बतियन मुस्लिम्स में हुई आते, ईरानियन मुस्लिम्स में ताजिक आती है और वाकिज आते हैं। अदर एथनिक ग्रुप्स भी जो है जिंगजियांग प्रोविंस में है, हांस है, मंगोल्स है, रशियंस है, जिबेस है, मंचूस है। तो जिंगजियांग प्रोविंस ये जो है हिट लिस्ट में है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वजह से, और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई गई अगेंस्ट द उइगर्स exploitation. Then seventh question, which of the country recently elected its first president, a step to become a republic and remove Britain's Queen Elizabeth II as a head of the state? A. Barbados, B. Puerto Rico, C. Cayman Islands, D. Jamaica. So answer is A. Barbados. छोटी सा है कैरेबियन, इसमें ये देखिए छोटा सा है ना। ब्रिस्टॉन जो है इसका कैपिटल है, कैरेबियन कंट्री है। सैंड्रा मानसून जो है ये गवर्नर जनरल थे करंट के, उनको जो है सॉन एज अ प्रेसिडेंट ऑन द 30th नवंबर। अ कंट्रीज ऑन द 55th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, recent core inflation is affected by the prices of transport fuels and transport services that are directly affected by the crude oil price shocks. Which will be suitable step in easing this price shock? So 1. A. Decreasing the policy rate. B. Ceiling of industrial fuel expenditure. C. Reduction in the indirect taxes. D. Reduction in the automobile production. So answer कौन सा सुटेबल रह सकती है स्टेप? C. Reduction in the indirect taxes. हमारे पास बहुत ज्यादा indirect taxes है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वैट लगाती है स्टेट, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी रहती है, सेस भी रहते हैं, और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसी वजह से जो है पेट्रोल में काफी कुछ बढ़ोतरी दिखती है प्राइस में। ये यदि कम कर दिया गया तो सॉल्यूशन मिल सकता है। रिसेंटली जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुआ, क्या हो सकता है। मेजॉरिटी वोटेड फॉर द होल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड रिटेन द अकोमोडेटिव स्टांस, लेकिन आशिमा गोयल जो है इनका कहना है कि भाई टैक्स कट कर दिए गए तो फ्यूल का सॉल्यूशन निकल सकता है, और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
assertion a selected candidate in UPSC civil services had a right to consider appointment of the IAS. Reason a selected candidate in UPSC civil services had no right to be allocated to the cadre of his choice or to his home state. So answer is B. Both are correct. दोनों correct है, but R is not a correct explanation of A. रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2021 में जजमेंट दे दिया कि सक्सेसफुल आईएएस एस्पिरेंट जो होता है उसका कैडर का कोई राइट नहीं होता, बिकॉज इट्स आईएएस इज ऑल इंडिया सर्विस. ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है. जब भैया ऑल इंडिया सर्विस है तो कोई हक नहीं होता, एक बार आपको ये मिल गई तो यू हैव टू सर्व थ्रू आउट द इंडिया. कहीं पे भी आपको जहां पे गवर्नमेंट बोलता है आपको वहां पे वर्क करना है ना. केरला हाईकोर्ट ने लेकिन कहा था कि भाई ये जो थे आईएएस ऑफिसर ए शायमॉल, इनको हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट किया था, इनको केरला दे दो भाई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देते वक्त 1995 का एक जजमेंट था, ऐसे ही उसका रेफरेंस यहाँ पे लिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी राजीव यादव आईएएस, है ना, ये रेफरेंस लिया. देन 10th क्वेश्चन, which of the following is or are components of the metaverse? 1. Entirely digital economy. 2. Digital persistence and synchronicity. 3. Decentralized computing platforms. Answer is D. 1, 2, 3 तीनों इसके आंसर है. न्यूज में इसलिए आया है कि फेसबुक जो है वो माहौल पीट रहा है और अपना रीनेमिंग कर दिया, नाम बदल दिया इसने, है ना. नाम बदलने से कुछ हो सकता है वैसे, है ना. और शेक्सपियर इधर है ना, व्हाट इज इन द नेम, और इधर बोलते फेसबुक यस ऑल थिंग्स इन द नेम. तो सच में शेक्सपियर ने जो कहा वो सही है कि भाई नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है. फेसबुक ने मेटा प्लेटफॉर्म ये रीनेमिंग करना शुरू कर दिया है, और इनके चेयरमैन जो है फेसबुक के जुकरबर्ग, इन्होंने कहा है कि भाई हम मेटावर्स इकोसिस्टम फेसबुक में लाना चाहते हैं. फ्यूचर में ये फेसबुक मेटावर्स जो है मिलियू अपने नेटिजन्स को प्रोवाइड करने वाला है. एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रहने वाला है मेटावर्स, जिसमें सब हर चीज वर्चुअली अवेलेबल होंगी, है ना. वर्चुअल एसेट होगा, क्रिप्टो करेंसी होंगी. इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है इट विल बी जस्ट एनमेश्ड विद द डिजिटल वर्ल्ड, उसमें मिक्स हो जाएगा और काफी कुछ कॉम्प्लेक्स वे से ये सब डेवलप होने वाला है. फ्यूचर कुछ अलग रहने वाला है, इसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी क्रूशियल पार्ट रहने वाला है. Then the 11th question, consider the following statement. A assertion, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act of India makes no distinction between the addicts, first-time users and recreational users. Reason are Section 27 of NDPS Act prescribe imprisonment of up to 1 year or a fine of up to ₹20,000 or both for consumption of any narcotic drugs or psychotropic substance. So answer is A. Both A are true and R is a correct explanation of A. तो R से ही पता चलता है. देखिए कि इन्होंने कहा कि भाई फाइन होगा, पनिशमेंट होगा, यहाँ पे कहीं बोला नहीं गया है कि फर्स्ट टाइम यूजर रहेगा, रिक्रेशनल यूजर रहेगा, एडिक्ट, ऐसा बोला नहीं गया. तो that means this punishment is applied to all, so there is no distinction. रिसेंटली न्यूज में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहती है कि भाई ये सब बदला दो भाई, है ना. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को बताया कि यू हैव टू फोकस ऑन अ मोर ह्यूमन अप्रोच, हमें ये डीक्रिमिनलाइजेशन की प्रोसेस करनी चाहिए, है ना. ड्रग्स जो यूज करते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए उनको क्रिमिनल ना समझे जाए, रादर कंसीडर्ड एज अ विक्टिम,
और डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए रेफर किया जाए, रादर देन रनिंग द क्रिमिनल रूलिंग एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट देम। अदर स्टेक होल्डर ये सब मैटर में आपको दिखेंगे कि होम मिनिस्ट्री आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है और सीबीआई भी आती है। इतने ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं। Then 12th question, which of the countries held first ever joint patrols in the western part of the Pacific Ocean in the month of October 2021? है ना, 1 Russia, 2 China, 3 USA, 4th Australia. So answer is A 1 and 2, रशिया और चाइना इन्होंने अक्टूबर 2021 को वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अपना ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया है। ये देखो कहाँ पे किया है, ये देखो ये सुगरू स्ट्रेट जो है, ये सुगरू स्ट्रेट में इनकी शिप पास ऑन हो गई दोनों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग में। और सुगरू स्ट्रेट जो है ये जापान के मेन आइलैंड्स को हक्काइडो आइलैंड से सेपरेट करता है और इसी वजह से अब यहां से ये पास हो गई है सभी दोनों कंट्रीज की शिप्स, तो ऑब्वियसली जापान को भाई टेंशन आया है। अब ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि ये ज्वाइंट पेट्रोल था। आफ्टर ऑल एम क्या था, तो स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन और मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है दोनों कंट्रीज की प्रोटेक्ट रहे इसी वजह से। लेकिन जापान को तो भाई टेंशन दे दिया इन्होंने, है ना। तो ये जो है स्टेट एक्चुअली इंटरनेशनल वाटर में आती है और इसी वजह से ये दोनों कंट्री ने वहां से ज्वाइंट पेट्रोलिंग किया। ये इसी वजह से हुआ कि लास्ट अक्टूबर में जो है सी ऑफ जापान में दोनों कंट्रीज में मॉस्को एंड बीजिंग ने इन्होंने अपना एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टाइज रन किया था, नेवल कोऑपरेशन ड्रिल की थी और उसका ये नतीजा है कि अभी ज्वाइंट पेट्रोलिंग इन्होंने किया है। Then 13th question, the notification of electricity, promotion of a generation from renewable sources of energy by addressing must run and other matters rules 2021 classify solar, wind and hydro plants in case of excess water leading to spillage in case of hydro plant as must run plants. According to this rule, in which condition these plants can curtail electricity supply? 1. Commercial concern, 2. Technical constraints in the electricity grid and 3rd any reason of a security of grid. कौन से आधार पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर्टेल किया जा सकता है ये प्लांट में, कॉल्ड एज अ मस्ट रन प्लांट्स। सो आंसर इज सी 2 and 3, 2 and 3। एंड कमर्शियल यानी भाई रेट जमने रहे दोनों के, इसी वजह से स्टेट जो है इन प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स या सिक्योरिटी जो ग्रिड के, बस इसी कारणवश जो बाकी के प्लांट जो थर्मल प्लांट उसी हिसाब से अभी ये सोलर, विंड और हाइड्रो प्लांट्स को रखा गया है। अभी भाई एक्चुअली ये इसी वजह से रखा गया है, व्हाट इज द इशू, कि एम ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये जनरेशन को थोड़ा सा पुशअप किया जाए और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि भाई आप जो स्टेट्स को, है ना, कुछ स्टेट्स ने प्रॉब्लम किया था जैसे पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये जो है रीनिगोशिएशन करना चाहते थे ये पावर जनरेटिंग कंपनीज के साथ और तभी ये इशू आया। तो नोटिफिकेशन में निकाला गया कि भाई कमर्शियल कंसर्न के आधार पर आप पावर कर्टेल नहीं कर सकते हैं। देन 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द मेलियोडोसिस डिसीज। 1. caused by the Burkholderia pseudomallei bacteria. 2. bacteria found in a saliva fruit bat. 3. predominantly tropical climate disease. Which of the above fact is or are correct? देख लेते हैं। C 1 and 3. It's caused by the bacteria called as a Burkholderia pseudomallei और 3 जो है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का डिसीज है। न्यूज में क्यों आया देख लेते दोस्तों। न्यूज में इसलिए आया
कि मेड इन इंडिया एरोमेथेरेपी स्प्रे जो था उसको वॉलमार्ट ने अपने काउंटर से विड्रॉल कर दिया, क्योंकि मेलियोडिसिस का जो ये है बैक्टीरियम ये स्प्रे में पाया गया और कुछ लोग इसी वजह से डेथ भी हो गए। अब ये जो है डिसीज मेलियोडिसिस डिसीज को विटमोस डिसीज भी कहा जाता है। ये ह्यूमन और एनिमल ये दोनों को इन्फेक्ट करता है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये पाया जाता है ना। बैक्टीरिया जो है ये कंटामिनेटेड वाटर और सॉइल में मिलता है ना। ये बैड से कोई लेना देना नहीं है, और हम यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए कंटामिनेटेड सोर्स से तो ये स्प्रेड होता है। 15th question. These are among the rare and endangered animals listed by the IUCN and Indian Wildlife Protection Act as present population is estimated to be less than 300 in the wild and original population may be less than 50 and restricted to the Manas National Park. The above statement is related with which of the following species? A. One-horned rhino, B. Pygmy hog, C. Bengal florican, and D. Swamp deer. So answer is B. आंसर जो है पिग्मी हॉग, ये आंसर है। न्यूज में इसलिए आए हैं, देखिए कि अभी इंडियन लैब जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज की इंडियन लैब जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है रिप्रोडक्टिव और जेनेटिक फिटनेस का, उसके ऊपर सर्वे भी किया है पिग्मी हॉक के ऊपर। पिग्मी हॉक बहुत ही कम जो है स्पीसीज बची है और इसलिए कैप्टिविटी में है, कुछ वाइल्ड में है। तो ये कैप्टिविटी में जो ब्रेड है उनके इंटरब्रीडिंग किया गया है और इंटरब्रीडिंग करके उनका जो है इंटरब्रीडिंग में इनब्रीडिंग जेनेटिक इनब्रीडिंग हुई क्या करके एनालाइज किया गया और पता चला है कि कोई भी साइन अभी तक मिला नहीं है। ये सक्सेस जो रहा है जेनेटिक इनब्रीडिंग न होने का जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट साइंटिफिक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोटोकॉल फॉलो किया करके। अब रिसेंटली ये सोच रहे हैं कि हल्का सा रिलेटेड जो है रिलेटेडनेस आ रहा है, तो बेटर वे why should not introduce the few wild individuals, ताकि इन ब्रीडिंग जो है ये फिर से फ्यूचर में जो आ सकती है और रुक जाए। 16th question. Barak Valley region is located in A. Assam, B. Manipur, C. Tripura, and D. Meghalaya. So answer is A. Assam. क्यों न्यूज में देख लेते दोस्तों ये जो है आसामी स्लोगन जो थे जल जीवन मिशन के होर्डिंग के, वो बंगाली मेजॉरिटी बाराक वैली के लोगों ने जो है डिफेस कर दिया था। अब ये जो थे नागेन साइका, इन्होंने कहा था कि भाई यदि स्टेटहुड बाराक वैली को दे दिया गया तो लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो सकते। ये वैली को ईशान बंगाल भी कहते हैं। ईशान बंगाल ये जो है इसको कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं तो कचार डिस्ट्रिक्ट आते हैं, हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट आता है और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये देखिए ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आता है, ये एक है ना ऊपर में ये कचार आता है, हाइलाकांडी आता है और करीमगंज आता है। अब ये जो बाराक रिवर है, ये बाराक रिवर यहाँ से गुजरती है, ये देखिए ये यहाँ से गुजरती है और इसी वजह से इसका नाम गया है। सिलचर जो है इसकी मेन सिटी है जो काचार डिस्ट्रिक्ट में है। देन 17th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू चाइना। फर्स्ट, चाइना रिजॉल्व्ड बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद 12 नेबरिंग कंट्रीज। सेकंड, China yet to finalize border agreements with Bhutan and India. Which of the above statement is or are correct? So answer is a C. Both statements are correct. यानी चाइना के बाउंड्री डिस्प्यूट्स 12 कंट्री के साथ खत्म हो गए और अभी भूटान और इंडिया के साथ बचे। इंडिया के साथ तो स्टैंड ऑफ है, भूटान के साथ डायलॉग्स चल रहे हैं।
चाइना की ये न्यूज इसलिए है कि चाइना रिसेंटली पास द लॉ टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर प्रोटेक्शन। बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ बनाया गया है। 72 ईयर्स में पहली बार ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो 22,000 किलोमीटर की बॉर्डर है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये 22,000 किलोमीटर की बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। अब क्या रीजन है? तो पहला एक है कि इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ है। दूसरा है तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान से लोग आ सकते हैं, उनका चेकआउट देना है। और साथ में साउथ ईस्ट एशिया से जो माइग्रेंट होते रहते हैं, आवक आना जाना होता है, उनसे कोविड जो है उसका स्प्रेड ना हो, इन रीजंस के वजह से इट मेड अ लॉ। 18th question, which of the following pair of conference of parties COPs to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the place of convention is not correct? पेयर दिए दोस्तों, COP और प्लेस, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है ना? COP3 मॉन्ट्रियल, COP15 कोपेनहेगन, COP21 पेरिस, COP13 बाली। सो आंसर इज ए, COP3 मॉन्ट्रियल ये नहीं है ना? तो COP3 कौन था? क्योटो प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल कौन सा था देख लेते हैं। देखो अभी तक 26 COPs हो गए। रिसेंटली जो है COP चल रही 26 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रही है। COP1 पहली बार चली 1995 में बर्लिन जर्मनी में। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जैसे COP3 है तो ये क्योटो में होते हैं। और मॉन्ट्रियल यदि हम देखते हैं तो मॉन्ट्रियल देखो कहाँ पे होती, 2005 में मॉन्ट्रियल COP11 हो गई थी। तो ये थोड़ा सा लर्न कर लेना दोस्तों। Then 19th question, consider the following statement. Assertion, World Trade Organization agreement to not provide fishery subsidies for a distant waters fisheries to maintain fish stock at a sustainable level. Our reason, fishing in a distant waters with a mechanized vessels for industrial fishing leads to depletion of fish stock in the ocean. दोस्तों डिस्टेंट वाटर का मतलब ये समझ लेना कि ओपन सी जो है ना, हाई सी जो है वहाँ वो एरिया, यानी ये इंटरनेशनल वाटर्स हो गए। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अ डी, ए इज अ फॉल्स, आर इज अ ट्रू। यानी WTO का कोई एग्रीमेंट है नहीं कि डिस्टेंट वाटर में फिशरी को सब्सिडी नाकारी जाए। इसका मतलब डिस्टेंस वाटर की सब्सिडी भी इसमें WTO के एग्रीमेंट में है। अब फिशिंग जो है डिस्टेंट वाटर की, ये मैकेनाइज वेसल जो है उसके वजह से होती है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फिश स्टॉक जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है और इसी वजह से सस्टेनेबिलिटी जो है फिशिंग स्टॉक की वो खतरे में आ गई है। इसमें इसलिए आया दोस्तों कि इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है जिनेवा की अपने रिसेंट मीटिंग में WTO के, एक कि मेंबर कंट्री जो है WTO के वो सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे फिशरमैन को यदि वो बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल पर अपना स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे, तभी सब्सिडी मिल पाएगी। यानी ये कंडीशनर रहेंगी, बहुत अच्छी कंडीशन रहेंगी ये, क्योंकि इससे हर कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रहेंगी, अपने बायोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी रखे अपना फिशिंग स्टॉक का। दूसरा है also propose that a country engaged in a distant water fishing cannot provide a fishery subsidies for 25 years from the date of enforcement of the fishery subsidy agreement। यानी 25 साल के लिए सब्सिडी ना दिया जाए, है ना? तो ये जो है इसके वजह से जो ओशियन में जो फिश स्टॉक है उसका सस्टेनेबिलिटी रह सकती है, क्योंकि मैकेनाइज्ड जो फिशिंग होती है उससे बहुत पैमाने पर फिशिंग ओवर फिशिंग होती है ना? ये देखो ओवर फिशिंग होती है, लीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है, ओवर फिशिंग होती रहती है, ओवर कैपेसिटी एक्सप्लॉइट की जाती है। ये ना हो, ये प्रोहिबिट हो जाए, इसी वजह से ये एम रखा। डिसिप्लिन रहे एक सब्सिडी में, ये भी एक एम है। और इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग सब्सिडीज इसको रोका जाए, ये इसके पीछे का एम है। Then 20th question, which of the following provisions assign the power to High Court to quash
proceedings under the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 in a certain conditions. A. Article 142. B. Section 482 of the Criminal Procedure Code 1973. C. Article 226 and D. Section 148A of the Civil Procedure Code 1908. So answer is a B. आंसर क्या है दोस्तों? बी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन में ये प्रोविजन है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए ये प्रोविजन रखी है। और सेम प्रोविजन अंडर आर्टिकल 142 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना। रिसेंटली इन न्यूज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को एक केस को स्क्वैश करते वक्त अगेंस्ट द रेसिडेंट ऑफ एमपी, स्क्वैश करते वक्त ये जजमेंट दिया। ये क्या हो गया था कि एक शेड्यूल कास्ट वुमन थी, उनको जो है एक डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, उसमें एक बंदे ने कुछ जातिवाचक गाली गलौज कर दी थी और उसी वक्त ये इशू आ गया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कुछ सर्टन कंडीशंस है, जैसे सिविल नेचर है, यदि प्राइवेट या सिविल नेचर है केस का, या जो है एलिज ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ द कास्ट विक्टिम, कास्ट ऑफ द विक्टिम नहीं है, या फिर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो इट्स जस्ट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है। यानी एक्चुअल जो ट्रू एम है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, इसको अप्लाई हो जाए रादर देन बाकी केसेस। और बाकी केसेस यदि इसमें आ गए तो उसको स्क्वैश करने के पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में है, और वैसे ही हाई कोर्ट को सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में है। Then the 21st question, which state has contributed highest number of unique registered investors in National Stock Exchange? A. Maharashtra, B. Gujarat, C. Uttar Pradesh, D. Tamil Nadu. So answer is A. महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जो है यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स एनएससी में हो गए। रिसेंटली एनएससी ने डाटा पब्लिश किया है और देखा है कि उनके इन्वेस्टर जो है 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 3 करोड़ से 4 करोड़ के लिए 15 मंथ्स का समय लगा, लेकिन 4 करोड़ से 5 करोड़ होने के लिए सिर्फ 7 मंथ्स का वक्त लगा है। तो ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टर्स काफी बढ़ रहे हैं। 3 स्टेट जो है उनका लार्ज कंट्रीब्यूशन, जैसे महाराष्ट्र नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2 और गुजरात नंबर 3 है। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि फर्स्ट तो समझ सकते हैं महाराष्ट्र हो सकता है ना, कभी गुजरात भी सोच सकते हैं, लेकिन सेकंड यूपी हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउट था, है ना, रह सकता है एस्पायरेंट के दिल में, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। 22nd क्वेश्चन, the military of this African country seized the power in October 2021, arrest its prime minister and dissolve the transitional government, which was supposed to establish civilian rule. Identify the country. A. Ghana, B. Togo, C. Sudan, D. Rwanda. So answer is C. Sudan. सुदान में अभी मिलिट्री कोप हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया है और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई है। दोस्तों मिलिट्री कोप हो गया था 25 अक्टूबर 2021 को, जहां पे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमडोक को अरेस्ट किया गया। इसी वजह से काफी पब्लिक जो है रास्ते पर उतर आई थी खार्तूम के कैपिटल के बाहर, और उन पर भी फायरिंग हो गई थी। 30 साल तक उमर अल बशीर जो है इन्होंने राज किया था, और उसके बाद उनको हटाने के बाद एक सॉवरिंग काउंसिल बनाई गई थी मिलिट्री और सिविलियन लीडर मिलके, और एम था कि बाय द नवंबर 2021 में ये कन्वर्ट हो जाएगी फुल डेमोक्रेसी में, यानी सभी पावर डेलीगेट किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुरंत ये जो है मिलिट्री कोप हो गया। क्यों हो गया? तो मिलिट्री लीडर्स जो है उनको ये डर था कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने एक इंक्वायरी लगा दी थी कि भाई ये मिलिट्री रोल जो है वायलेंस और ग्राफ्ट अंडर द अल बशीर जो था, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी लगा दी थी।
और साथ में एक डर भी था कि सिविलियन रूल जो था ये मिलिट्री का गोल्ड इंडस्ट्री में, गोल्ड माइनिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी डिनाई कर देगा, और इसी वजह से यहां पे मिलिट्री कोप हो गया। The 23rd question, consider the following statements with regard to the Khasi tribes of Meghalaya. 1. It's a matrilineal society. 2. Society trace inheritance and descent through mother's clan. 3. All daughters inherits property of parents in collectivity. Which of the above statement is or are correct? So B 1 and 2. मैट्रिलिनियल है भाई, और इसका ट्रेस जो होता है इनहेरिटेंस का वो मदर क्लैन से आता है, क्योंकि मैट्रिलिनियल है तो ऑब्वियसली पहला है तो दूसरा है, ये समझ लीजिए। मैट्रिलिनियल बोला है तो इनहेरिटेंस ये मदर क्लैन से ही आएगा। ओके, अब तीसरा है ऑल डॉटर्स इनहेरिट, तो यहाँ पे ऑल डॉटर्स नहीं है, तो यंगेस्ट डॉटर जो रहती है ना, इन जनरल यंगेस्ट डॉटर ही जो है इनहेरिट कर पाती है प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द इशू। अब रिसेंटली जो है खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एक बिल बनाया। बिल इज कॉल्ड एज अ खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021 for the equitable distribution of the parental property among the all siblings, दोनों मेल फीमेल दोनों इसके लिए है ना। लेकिन as per the para 12 of the 6th schedule, the bill must have to be passed by the state legislature, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पारित होने के बाद भी स्टेट लेजिस्लेचर में पारित होगा, तभी ये एक्ट बन पाएगा। Then 24th question, economic advisory committee to the prime minister is 1. non-constitutional body, 2. non-permanent body, 3. independent body. So answer is a D, all three। non-constitutional है और non-permanent है, लेकिन साथ में independent भी है। It's giving advice independently not only to the prime minister को ही नहीं, तो साथ में गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस करती है। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है कि 2 साल के लिए रहती है, इसका 2 साल का पीरियड अभी खत्म हो रहा था तो एक्सटेंशन दे दिया गया, और विवेक देबराय जो है इनकी चेयरमैनशिप को भी कंटिन्यू रखा गया। 7 मेंबर बॉडी है, उसमें ये जो 2 मेंबर है ये ऐड कर दिए गए, राकेश मोहन फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर, और पूनम गुप्ता जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये नए 2 मेंबर ऐड कर दिए गए। Then last question, consider the following statements with regard to the Mullaperiyar Dam. 1. It's located in Kerala. 2. Its reservoir is located in Tamil Nadu. 3. Tamil Nadu use its water for hydroelectricity and irrigation. Which of the above statement is or are correct? So answer is a C, 1 and 3 only। ये केरला में लोकेट है, और तमिलनाडु जो है इसके वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है देख लेते दोस्तों। अब 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया गया है कि मैक्सिमम वाटर लेवल जो है डैम की ये 139.50 फीट रहनी चाहिए अप टू द 10th नवंबर, क्योंकि अभी बाढ़ का इशू आ गया था केरला में, उसी वजह से ये न्यूज में आ गया है ना। क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग थे वो अंडर द थ्रेट आ गए थे ड्यू टू द फ्लड। तमिलनाडु जो है ये डैम को कंट्रोल करता है, और इसका वाटर जो है इनकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु की, उनके लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है। डैम जो है ये अपर रीचेस है पेरियार का, ये देखिए पेरियार का अपर रीचेस जो है, बिकॉज पेरियार रिवर इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, है ना, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो इसका अपर पार्ट है ये वाला, है ना। ये अपर पार्ट में यह है जो पेरियार रिवर तमिलनाडु से ओरिजिनेट है, और वेस्टवर्ड बहती है ये रिवर। ये यहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया गया मुल्लापेरियार जो है मुल्लापेरियार डैम का जो रिजर्वायर बन गया है, ये रिजर्वायर बन गया है। ये
पेरियार टाइगर रिजर्व के इसमें आता है, यहाँ पे आता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के इसमें आता है। और तमिलनाडु जो है ये पावर जनरेशन करती है, साथ में बाद में ये वाटर जो है ये सुरुलियार जो है ट्रिब्यूटरी वैगई रिवर, ये वैगई रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहां पे ये वाटर शिफ्ट किया जाता है और उसके वजह से थेनी और अदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसका 2.8 लाख हेक्टर इरिगेशन किया जाता है। सो इसी वजह से एक स्टेट को ये बेनिफिट देती है, वही फ्लडिंग के वजह से केरला में ये अंडर द थ्रेट रहती है। सो दोस्तों आई होप सो कि सभी 25 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद आए होंगे। इस पर एक थोड़े से और डिटेल पढ़ाई कीजिए तो आपको जरूर रिजल्ट मिल जाएगा।